हे गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट सरकारी नौकरी चैनल। मैं हूं इरशाद अली। कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स 2021 की सीरीज में आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे, जो है आपका प्लेस इन न्यूज़। यानी साल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर जो प्रमुख जगह हैं या प्रमुख स्थल न्यूज़ में रहे हैं, उन पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। इसमें अगर किसी राज्य की सीमा को लेकर या किसी राज्य के क्षेत्र को लेकर विवाद हो सकते हैं, या किसी जगह का नाम परिवर्तित किया गया हो, जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में हम देखते हैं बहुत सारे रेलवे स्टेशन, बहुत सारे जिलों, बहुत सारी जगहों के नाम भी बदले गए हैं, यूपी में भी, भारत में भी। तो इस तरह के प्रश्न इस साल बहुत पूछे जाएंगे आपसे परीक्षाओं में। साथ ही किसी जगह पर, किसी देश में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो, या कहीं पर किसी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क का उद्घाटन किया हो या घोषित किया गया हो, इस तरह के प्रश्न इसमें शामिल रहेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहला हिस्सा आप अभी देख रहे हैं, इसके बाद सेकंड पार्ट में इसके बाकी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स 2021 की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, यानी प्रमुख स्थलों को जो साल 2021 में न्यूज़ में रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे किसी स्थान पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, या किसी स्थान का या किसी इमारत का या किसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ, किसी स्थान को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इस तरह के प्रश्न रहेंगे आज के इस सेशन में, बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और आज का पहला सवाल देखिए। बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए पहले ही प्रश्न को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है? तो अब जो है, खतरे में विश्व धरोहर स्थल की सूची में ग्रेट बैरियर रीफ को सूचीबद्ध करने की सिफारिश किस ऑर्गेनाइजेशन ने की है? और ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। आपको याद है, एक प्रश्न में हमने डिस्कस किया था कि साल 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में हुए थे। क्वींसलैंड में कहाँ पर? गोल्ड कोस्ट में हुए थे। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है, क्वींसलैंड के समांतर फैली हुई चट्टानें हैं ये प्रवाल भित्तियों की। ये प्रश्न आपने अक्सर देखा होगा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ कहाँ पर लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में जो क्वींसलैंड है, इसके तट पर जो है कोरल सागर में स्थित है ये कोरल रीफ। और कोरल रीफ की जो संरचना है, जो इसका निर्माण है, ये जीवों के द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी एक सिंगल स्ट्रक्चर है। और इस जीव का नाम है कोरल पॉलिप्स। कोरल पॉलिप्स के द्वारा बनाई गई हैं ये प्रवाल भित्तियाँ। और इसे साल 1981 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अब जो यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था है यूनेस्को, ये यूनेस्को ने सिफारिश की है। हाल ही में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति है, इसने सिफारिश की है कि ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इसको विश्व धरोहर स्थलों की खतरे की सूची में इसको ऐड किया जाना चाहिए। देश इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इस तरह की जो साइट्स, इस तरह के जो स्थल होते हैं, वो हमारे पर्यावरण के हिसाब से, या आप कह लेंगे बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, बेहद महत्वपूर्ण होते हैं विश्व के लिए पूरे का। इनका संरक्षण जो है इन्वायरमेंटल इक्विलिब्रियम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इनके बचाव के लिए, इनकी मदद के लिए, ऐसे ध्यान आकर्षित करने के लिए इंटरनेशनल स्तर पर इस तरह की सिफारिश की जाती है सूची में ऐड करने की, खतरे वाली सूची में। जनसंख्या परिवर्तन के कारण अगर इसके जलवायु यानी क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट हैं, इस पर देखे जा रहे हैं इस कोरल रीफ पर, इसीलिए इसको खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। और ये यूनेस्को ने की है। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपसे परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस में है। फ्रांस में कहाँ पर? पेरिस में है।
तो ये हो गया आज का हमारा पहला प्रश्न। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, 23 जून 2021 को कौन सा राज्य भारत का है जो पहला रेबीज़ मुक्त राज्य बन गया है? भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो रेबीज़ मुक्त हुआ है अभी? इस सवाल का आंसर होगा गोवा। इसका आंसर होगा गोवा। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने गोवा को रेबीज़ मुक्त राज्य घोषित किया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान रेबीज़ का एक भी मामला यहाँ पर गोवा में दर्ज नहीं किया गया है। तो आप जानते हैं रेबीज़ जो है कुत्ते के काटने से होता है, और वो भी किस तरह के कुत्ते? जो पागल कुत्ते होते हैं, जो बीमार पागल कुत्ते होते हैं या पागल जानवर आप कह सकते हैं, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इन सब के काटने से होता है। तो इनके लार में ये वायरस मौजूद होता है, और जैसे ही ये जानवर जो पागल, जैसे कोई पागल कुत्ता है या बंदर कुछ भी काट लेता है किसी इंसान को, तो इसकी सलाइवा से जैसे ही वो उसके दांत उसकी स्किन पर गड़ते हैं तो लार के थ्रू जो है वो उसके ब्लड में मिक्स हो जाता है ये रेबीज़ वायरस। और जो रेबीज़ का ये वायरस है ये हमारे तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम है, इसको इन्फेक्ट करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को संक्रमित कर देता है। ये ज़्यादातर जो रेबीज़ के केसेस होते हैं वो कुत्तों के काटने से ज़्यादा होते हैं, 99% केसेस जो होते हैं। तो ये सवाल बेहद इम्पॉर्टेंट था। पहला रेबीज़ मुक्त राज्य हो गया है गोवा भारत का। सवाल नंबर अगला देखेंगे, दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में स्थित दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या रखे जाने के हेतु भारत सरकार ने सहमति प्रदान की है? जो दांदूपुर रेलवे स्टेशन है इसका नाम अब क्या कर दिया गया है? अब इसमें हमें जो 3 ऑप्शन हैं वो शुरुआत के एक जैसे ही लग रहे हैं, तो इसको हम याद रखेंगे। माँ बाराही देवी धाम, जो माँ बाराही देवी धाम, इस स्टेशन का नाम चेंज करके ये किए जाने की सिफारिश की है। और इस नाम को बदलने के पीछे का क्या लॉजिक है, या इसी नाम को माँ बाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन रखने का लॉजिक क्यों दिया गया है? देखिए, इस रेलवे स्टेशन, दांदूपुर रेलवे स्टेशन के पास में एक गांव है जिसका नाम है परसरामपुर। परसरामपुर गांव में एक मंदिर है जिसका नाम है माँ बाराही देवी का मंदिर। ये रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव, और इस मंदिर में ही जो है एक तरीके से वार्षिक मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो इसके नाम बदलने को मंजूरी दी गई है। अब इसका नाम माँ बाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन हो गया है। एक मैंने आपको उत्तर प्रदेश में और भारत में अलग अलग जो नाम परिवर्तित किए गए हैं सारे प्लेसेस का एक वीडियो मैंने आपको कराया था। अगर आपने नहीं देखा उसको देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक रख दूंगा, या टेलीग्राम में उस वीडियो को अपडेट कर देंगे। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से समझाया, जितने भी नाम चेंज हुए हैं भारत में या उत्तर प्रदेश में, आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। खास करके यूपी के, क्योंकि यूपी के करंट में, यूपी के स्टैटिक जीके में भी ये शामिल करके पूछ लिए जाएंगे प्रश्न आपसे। और उसका पीडीएफ भी जो है वो टेलीग्राम में अपलोडेड है। अभी कुछ अपडेट किए हैं हमने कुछ पीडीएफ्स को, आप उनको देख लीजिएगा। जितने सफलता प्रैक्टिस सेट मैंने अभी अपलोड किए हैं टेलीग्राम में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टारगेट सरकारी नौकरी के नाम से सेम लोगो जो चैनल का है ये दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में, इस तरह के लोगो वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें पीडीएफ्स आपको सारे अवेलेबल हैं। बहुत सारे जीएस करवाई जा चुकी है, आप उसको पढ़िए, रिवाइज़ करिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें करवाए हैं हमने आपको। खास करके यूपी का वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। यूपी के 4 वीडियो मैंने अलग से कराए हैं, और जिसमें उत्तर प्रदेश में स्थलों के नाम चेंज किए गए हैं, प्लेसेस के नाम या रेलवे स्टेशन के कोई भी नाम चेंज हुआ है, उसका सेपरेट वीडियो मैं पहले ही आपको करवा चुका हूँ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, 29 नवंबर 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सूर्याधार झील का लोकार्पण किया। इससे संबंधित निम्न कथन है, इन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसके बारे में है, 50.25 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस झील की जो धारण क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 77,000 घन मीटर है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी जो कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की वो 77,000 क्यूबिक मीटर है। इसका दूसरा फैक्ट देखिए, या स्टेटमेंट देखिए, इस झील का नाम जो गजेंद्र दत्त नैथानी जी इनके नाम पर रखा गया है। तो इसके फैक्ट देख लीजिए, क्योंकि एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, डोईवाला विकासखंड देहरादून में गजेंद्र दत्त नैथानी जलाशय, यानी जिसका नाम सूर्याधार है, इसका लोकार्पण किया गया। और इस झील का नाम स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी जी के नाम पर रखा गया है। नैथानी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की विचारधारा से
जुड़े हुए थे और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में लगाया था, इसीलिए इनके नाम पर इस जलाशय को बनाया गया है, झील को बनाया गया है। आर्टिफिशियल लेक है एक तरीके से ये। तो इससे 18 गांवों को पीने का पानी मिलेगा और सिंचाई की सुविधा भी यहाँ से मिलेगी। तो ये झील इम्पॉर्टेंट क्यों है प्रश्नों के लिहाज से या हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से, क्योंकि ये काफ़ी सारे गाँवों को कवर करेगा। तो इसका आंसर आप कर पाएंगे। ये सारे ही स्टेटमेंट इसके, ये सारे ही ये कथन सत्य हैं। सवाल नंबर अगला देखिए, जुलाई 2021 में पंचमुखी झील से पिछले 2 वर्षों के दौरान 194 मगरमच्छों को स्थानांतरित किया गया। ये झील किस राज्य में स्थित है? तो ऐसे प्लेस, ऐसी झील, ऐसी लेक्स वगैरह ये सब इंफॉर्मेशन न्यूज़ में थी, तो ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। लोकेशन वाइज अगर इसको हम देखें तो ये जो राज्य है, स्टेट है, वो है गुजरात। ये पंचमुखी झील गुजरात में स्थित है। तो गुजरात के नर्मदा ज़िले में स्थित है ये पंचमुखी झील। ये एक्चुअली पंचमुखी नहीं है, पंचमूली है। इस वाली झील में काफ़ी मात्रा में मगरमच्छ पाए जाते हैं और पर्यटन के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर नाव की सवारी होती है इस झील में। तो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए मगरमच्छों को यहाँ से स्थानांतरित किया गया। पिछले 2 वर्षों के दौरान 194 मगरमच्छों को यहाँ से स्थानांतरित किया गया। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की जो प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये झील बिल्कुल उसी के पास में है। और इस झील को अगर हम देखें, सरदार सरोवर बांध के डाइक 3 के नाम से भी इस झील को जाना जाता है। साथ ही ये झील स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जो पर्यटन के लिए आते हैं लोग या जो पर्यटक आते हैं, उनके लिए इस झील को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आम जनता है हमारे देश में, उसको सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने की कोई परमिशन नहीं होती है, अनुमति नहीं होती है। सैटेलाइट फ़ोन सीधे सैटेलाइट से जुड़े हुए होते हैं ये। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला नेशनल पार्क बन गया है। वर्ष 1985 में इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ये प्रश्न भी याद रखिएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं, वन हॉर्न राइनो जो होते हैं, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क्स में ही पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काजीरंगा क्यों फेमस है? अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए। चलो कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताओ कि असम के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान, कितने नेशनल पार्क्स और हैं? काजीरंगा के अलावा असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान और हैं? नेक्स्ट देखेंगे, 26 जुलाई 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम चेंज किया है। अब इसका नया नाम क्या होगा? इस अड्डे का नाम होगा महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, 23 अगस्त 2021 को उद्घाटित भारत का पहला स्मॉल, ये स्मॉल नहीं होगा, ये स्मॉग होगा, ठीक है, स्मॉग। भारत का पहला स्मोक टावर जो है लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में प्रति सेकंड से कितनी मात्रा में हवा को शुद्ध कर सकेगा? और ये है कहाँ पर? दिल्ली में। अगर आप गए होंगे तो आपने सीपी कनॉट प्लेस ज़रूर गए होंगे। यहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत का पहला स्मोक टावर लगाया गया है या इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये टावर क्या करेगा? जहाँ ये टावर लगा है उसके लगभग 1 किलोमीटर का जो रेडियस है, उस दायरे में जो भी एयर क्वालिटी हैगी, जो एयर क्वालिटी है, वहाँ की वायु की गुणवत्ता है, उसमें सुधार लाने में सक्षम है। काफ़ी अच्छी खासी लागत इसमें हुई है, 20 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है और इसमें लगभग 1000 क्यूबिक मीटर हवा, 1000 क्यूबिक मीटर हवा को ये शुद्ध करने में या सक्षम है। हाल ही में पुरातत्वविदों के द्वारा प्रागैतिहासिक स्थल मंगरबानी पहाड़ी में गुफा चित्रों की खोज हुई है। जो मंगरबानी पहाड़ी है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, इनका कहना है कि ये जो चित्र हैं गुफा के अंदर, ये जो चित्र हैं जिनकी खोज की गई है, ये लगभग 1 लाख वर्ष पुराने हो सकते हैं, ऐसा इनका अनुमान है। और ये पाए गए कहाँ पर? फरीदाबाद में। फरीदाबाद ये एनसीआर में शामिल है, एक तरीके से दिल्ली एनसीआर का ही क्षेत्र है ये, बट है कहाँ पर? हरियाणा में है।
इस सवाल को हम पहले आपको करवा चुके हैं। विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक, फर्स्ट बायो बैंक ऑफ आयुर्वेदा किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली में है ये। इसी के प्रांगण में जो विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक है ये स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए। जुलाई 2021 को यूनेस्को ने हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका नाम है धोलावीरा, इसका नाम आपने ज़रूर पढ़ा है इतिहास में, को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। इस स्थान के संबंध में कुछ विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है? 3 स्टेटमेंट सही हैं इसके। हड़प्पा काल के बहुत सारे साइट्स मिले थे जब खुदाई की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर। अब सबसे लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको जो याद रखने हैं, 3 स्टेटमेंट इसमें से सही हैं, इसका मतलब 3 जानकारियाँ आपको इससे संबंधित होना आवश्यक है। धोलावीरा भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है, ये स्टेटमेंट सही है। भारत की 14th साइट है ये, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई है। जो कच्छ का रण है गुजरात, यहाँ पर स्थित है ये, ठीक है, गुजरात के कच्छ में स्थित है, ना कि राजस्थान में, तो ये स्टेटमेंट गलत। इसकी लोकेशन याद रखेंगे, 14th इसका जो लिस्ट में शामिल है भारत की, इसमें इसको भी याद रखेंगे। अगर हम बात करें इसकी कि जो 40 विश्व धरोहर स्थल में भारत की जो 32 साइट्स हैं वो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है, ठीक है, इस तरह से ये शामिल है। 29वीं साइट कौन सी थी ये भी पूछ सकता है आपसे। तेलंगाना में जो मुलुगु ज़िला है वहाँ पर जो पालमपेट है उसमें रुद्रेश्वर मंदिर है, क्वेश्चन भी मैंने करवाया आपको। वहाँ जो रुद्रेश्वर मंदिर है या इसको रामप्पा मंदिर बोलते हैं, उसको 39th यानी 29वीं विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल किया गया था। अब यहाँ देखिए हड़प्पाकालीन नगर धोलावीरा जो है दक्षिण एशिया में संरक्षित प्रमुख नगर जीवन स्थलों में से एक है, जिसका इतिहास 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य का है। ये बात सही है और अब तक खोजे गए 1000 से अधिक जो हड़प्पाकालीन स्थल हैं इसमें धोलावीरा का जो है सबसे बड़ा, जो छठा सबसे बड़ा स्थान है। 3 स्टेटमेंट सही हुए और इसमें गलत वाला आपको छांटना है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड बी ऑप्शन। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया? शहर होते हैं ऐड किए जाते हैं विश्व विरासत सूची में, लेकिन यहाँ पर हटाया गया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हुआ। जो विश्व धरोहर समिति है इसके द्वारा जो लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी है, लिवरपूल जो मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी है ये यूके की सिटी है और इसको ही क्या किया गया है, विश्व विरासत की सूची से बाहर किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है सारे प्रश्न जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए हमने। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म स्थापित करने हेतु समझौता हुआ है? सोलर फार्म का क्या मतलब है? समंदर का जो हिस्सा है आप जानते हैं 71% भाग पर जो है जल है पृथ्वी के, और इसी जल में अगर हम जो है ऐसा अरेंजमेंट करें कि यहाँ पर हम सोलर पैनल को इंस्टॉल कर दें, हज़ारों लाखों सोलर पैनल को इंस्टॉल कर दें समंदर के अंदर। भाई समंदर के अंदर इंस्टॉल कैसे करेंगे? पानी के अंदर नहीं, ऊपर, पानी के ऊपर तैरती हुई संरचना, ऐसे हम स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे वो पैनल्स तैरते रहेंगे। जैसे नाव होती हैं वो तैरती रहती हैं, उसी तरह नाव के जैसे स्ट्रक्चर मान लीजिए जो उस पर तैरते रहेंगे, तो ये सोलर पैनल उसी पर इंस्टॉल होंगे और जो सनलाइट डायरेक्टली इन पर पड़ेगी, इस सनलाइट को अब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा का अनुमान है वह 2.2 गीगावाट है। तो विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म होगा और ये इंडोनेशिया में स्थापित करने का फैसला लिया गया है इसको। भारत का जो सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा फार्म है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है। नेक्स्ट, 29 जून 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया? कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है, तो ये यूपी का करंट भी हो गया है, तो इम्पॉर्टेंट हो गया है प्रश्न। आंध्र प्रदेश के 3 मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको आदर्श स्मारक योजना के तहत अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने और उन्हें अधिक पर्यटन के अनुकूल बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। विकल्प में से इन 3 चिन्हित स्मारकों में से
कौन सा शामिल नहीं है? 3 शामिल हैं, 1 नहीं है। तो तीनों साइट्स ये आंध्र प्रदेश की हैं, तीनों स्मारक। तो ये हैं जो सालीहुंडम, सालीहुंडम में जो बौद्ध अवशेष हैं, एक तो ये शामिल है, ठीक है। आपको जो शामिल नहीं है वो बताना है। गुंटूर ज़िले में जो नागार्जुन कोंडा है ये शामिल है। तीसरा जो है अनंतपुर में जो वीरभद्र मंदिर है ये भी, लेपाक्षी, ये तीनों शामिल हैं। जो हैदराबाद में पुरानी हवेली है ये इन तीनों स्मारकों में शामिल नहीं है। आंसर डी। नेक्स्ट देखें, जुलाई 2021 में कोंगू नाडु क्षेत्र को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हुआ, ये किस राज्य में स्थित है? एक्चुअली जो कोंगू नाडु है ये जगह है तमिलनाडु के अंदर, और तमिलनाडु में ये ऐसी जगह है इसको कोई पिन नंबर ही उपलब्ध नहीं है, यानी इसका कोई पिन नंबर वाला स्थान नहीं है ये। अगला नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल, सैंड का बनाया हुआ महल है ये किस देश ने बनाया है? इसको बनाया है डेनमार्क ने, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। जर्मनी ने साल 2019 में एक रेत महल बनाया था जिसकी हाइट थी 17.6 मीटर। उसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जो विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल है अब डेनमार्क ने बनाया है, और जो पहले वाले से 3.5 मीटर अधिक ऊंचा है ये। कुल मिलाकर इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 21.16 मीटर इसकी हाइट हो जाती है, ये इसकी हाइट है। हाल ही में मिज़ोरम असम सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में मिज़ोरम के उन ज़िलों का नाम बताइए जिनकी सीमा असम से लगती है। अभी क्या हुआ था, मिज़ोरम ने कुछ समय पहले जून के महीने में जो सीमावर्ती ज़िला है इसका कोलासिब, इस पर जो है अपनी भूमि को अतिक्रमण करने के इस पे एलिगेशन लगाए थे मिज़ोरम ने असम पर, कि असम ने अतिक्रमण किया है किसका? मिज़ोरम की ज़मीन का। तो मिज़ोरम के जो 3 ज़िले हैं जिसमें आइजोल है, कोलासिब है और ममीतो है, ठीक है, ये हैं। इसकी सीमा कहाँ लगती है इन तीनों की? ये कहाँ के हैं? ये मिज़ोरम के ज़िले हैं, ये मिज़ोरम के ज़िले हैं जिनकी सीमा ये बाउंड्री टच करती है किसको? असम से। और इसमें जो कोलासिब है, इसमें जो कोलासिब ज़िला है इस पर ही जो है असम, एक तरीके से असम ने अतिक्रमण किया है। नेक्स्ट, 2021 में किस राज्य में दिव्यांगों के लिए जो डिसेबल्ड होते हैं लोग, देश में अपनी तरह का पहला स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है? कहाँ पर? और ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है ये स्टेडियम? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, 25 जून 2021 तक जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, इसकी बैठक पेरिस या फ्रांस में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? आयोजन इसका फ्रांस में हुआ है, इसका जो अध्यक्षता है वो जर्मनी के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी, जर्मनी ने की है इसकी अध्यक्षता। इसकी बैठक में एक बार इम्पॉर्टेंट काम ये हुआ है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को संदिग्ध देशों की सूची, जिसको हम ग्रे लिस्ट बोलते हैं, ग्रे लिस्ट, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में, संदिग्ध देशों की लिस्ट में शामिल किया गया है। मतलब पहले से था शामिल ग्रे लिस्ट में, उसको बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? इसमें 6 बार जो है एक तरीके से जो आखिरी समय सीमा कह सकते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान में क्या होता है आप जानते हैं, टेररिज्म के लिए बहुत बड़े स्तर पर कार्यरत है। तो आतंकवाद का जो वित्त पोषण है इस पर काबू करने में जो है नाकाम रहा था पाकिस्तान। जो एक तरीके से आतंकवाद है वो पाकिस्तान में ही फलता फूलता है, तो इस पर ये काबू नहीं कर पा रहा था। तो आखिरी 6 बार की चेतावनी के बाद भी इसीलिए इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है FATF की बैठक में यहाँ बरकरार, जो जर्मनी ने होस्ट की थी। तो ये भी याद रखेंगे हम लोग। जून 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने राजस्थान में स्थित किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 4था बाघ अभयारण्य बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की है? इम्पॉर्टेंट डेज के एक वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन आया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि भारत में कुल मिलाकर के 51 टाइगर रिजर्व हैं। तो इसमें जो है इसमें करेक्शन आप ये करेंगे, और आप लोगों ने उसमें कमेंट में भी लिखा था, क्योंकि यहाँ 51 नहीं है, वो अपडेट नहीं था। ये यहाँ पर 52 टाइगर रिजर्व हैं टोटल भारत में। वर्तमान 2021 तक भारत में 52 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, और 52वां टाइगर रिजर्व जो है
वो है RVTR। RVTR ये कहाँ पर है? ये है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में ही बनाया गया है। इसको कहेंगे RVTR का मतलब है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है ये, राजस्थान के। अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट टाइगर सेंसस, हमारे देश में कितने टाइगर हैं? 1967, याद रखेंगे इसको, इतने टाइगर हैं। 2018 में हुई थी आखिरी सेंसस टाइगर की, 4 साल में की जाती है। तो चलो, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, जो लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कम से कम वो इतना तो है कि चीज़ों को अपडेट रखते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगा करे तो वहाँ तो मैं कमेंट में इसलिए रिप्लाई नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ 1 या 2 लोग ही देखेगा कमेंट को, है ना। 1 या 2 लोग ही कमेंट रीड करते हैं जा कर के आपके। फिर से अगर आपने ये मान लिए वहाँ पर लिख दिया है तो कुछ ही लोगों ने देखा होगा ये, ठीक है। लेकिन जैसे हमने बताया कि मैंने 51 ही बताया, तो आपने वो फिर 51 ही याद रख लेते हैं कुछ लोग। तो अब इसको अपडेट करके रखिएगा, ठीक है। जो लोग कमेंट में लिख देते हैं उनके लिए बहुत शुक्रिया, इस चीज़ का ख्याल रखिए आप भी। बाकी हमारा अपडेट करना वो वीडियो में ही सही है, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर यहीं से पता लगेगा वीडियो से। तो भारत में वर्तमान में 52 टाइगर रिजर्व हुए। कोई डाउट अगर आपका इस तरह का रहता है या फिर कन्फ्यूज़न है तो आप लिख दिया करें, हम किसी न किसी वीडियो में उसको रिलेट करके शामिल कर लेते हैं। तो जून 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने जो इसकी तकनीकी समिति है, इसमें राजस्थान में जो स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है, इसको बाघ अभयारण्य बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की। और राजस्थान का ये 4था टाइगर रिजर्व होगा और साथ ही हमारे भारत का ये 52वां टाइगर रिजर्व होगा। और ये रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में है, रामगढ़ गांव के निकट है बूंदी शहर। सवाल नंबर अगला, 17 मई 2021 को किस राज्य में विधान परिषद के गठन का निर्णय लिया गया है? इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आ सकता है इस साल। देखो, सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे सेलेक्ट किए हैं, ज़्यादा चांसेस इन क्वेश्चन के आपकी परीक्षा में होंगे। एक आर्टिकल है, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 आज इसके बाद में, इस वीडियो के बाद में दोपहर में 3 बजे, ये वीडियो आपका अब जाने के बाद दोपहर में 3 बजे और शाम को 9 बजे 2 वीडियोज़ आपको और मिलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि 3 वीडियो आपको एक दिन में मिले। और देखिए, कंटेंट ये है कि अभी मैं अकेले ही इस कंटेंट को डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो इसमें ये बहुत सारे क्वेश्चन या ऐसी चीज़ें बहुत सारी देखने को रहती हैं कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, एक वीडियो से ही आपको बहुत सारा बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि खाली नंबर ऑफ़ वीडियोस बना दिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ऐसे ही लेकर के उनको टिक कर दिए हो, ऐसा भी नहीं करते हैं। ना ही थ्योरी में मैं ऐसा करता हूँ कभी। थ्योरी में भी जो भी सीखते हैं आप किसी सिंगल वीडियो पर भी सीखते हैं आकर के, तो आपको कुछ अलग ही चीज़ें या फिर जो आपने नहीं पढ़ा है उससे ज़्यादा ही मिलता है, वरना क्या ही फ़ायदा होता है इन वीडियोज़ का। लेकिन एक वीडियो के लिए आप यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा वक्त दिया जाता है इनको तैयार करने में, वरना तो चैनल के ऊपर डेली कई सारे वीडियोज़ अपलोड होते। ऐसा मैंने कभी नहीं किया है, मतलब बहुत कम समय में भी हम बहुत ज़्यादा वीडियोस को हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। फिर उनकी क्वालिटी ऐसे ही डिग्रेड होगी, आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उन वीडियोस को देखने का, पढ़ने का या सीखने का। आपके समय को बचाने के लिए जो आपका GS का 50 मार्क्स का है, वो आप सारे PDFs डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से, लगभग सब कुछ शामिल है उसमें, ठीक है। ये आपका पास अब रिवीजन चल रहा है करंट अफेयर्स, और मैं जैसे इतिहास, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, भाई इकोनॉमिक्स में आपको कराऊंगा, ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन इकोनॉमिक्स को मैं जो आपके अगले महीने के 17 दिन रह जाएंगे, उनके भी शुरुआत के 5 दिन में ही कराऊंगा, ठीक है। वो हो जाएगा इतना जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। मैं पूरे मैथ्स, साइंस, इन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करूँगा अभी, कि एटलीस्ट आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें इनकी कराई जा सकें एग्ज़ाम के पहले, लगभग सारे टॉपिक्स की। तो आर्टिकल 169 जो है, इसके तहत संसद क्या कर सकती है, पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि लॉ के द्वारा किसी राज्य में वो विधान परिषद का यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का सृजन कर सकती है, उसका क्रिएशन कर सकती है, ठीक है। ऐसा आर्टिकल 169 में लिखा है। लेकिन ऐसा करने के लिए संसद तभी कर सकती है जिस राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता लगती है उस राज्य को। तो उस राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा में क्या है, उसे 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव को वहाँ पारित करके संसद में भेजा जाना चाहिए। वर्तमान में अभी देखोगे तो 6 राज्यों में, भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। विधानसभा भारत के सभी राज्यों में होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि विधान परिषद सभी राज्य में हो। अगर किसी राज्य को ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे यहाँ दूसरा
दूसरा सदन भी होना चाहिए, तो वो उसको क्रिएट करने के लिए शुरुआत कर सकते हैं ऐसे राज्य। तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू ही शुरुआत होती है, यानी विधानसभा उस राज्य की सिफारिश करती है संसद से एक तरीके से। ठीक है, वो सारा लीगल प्रोसीजर है एक तरीके से, जो हम अभी डिस्कस करेंगे आपकी पॉलिटी की क्लास में। तो 6 राज्य ऐसे हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, ऐसे ऐसे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग करके ही तेलंगाना को बनाया गया था, मतलब ये क्रिएशन स्टेट का मैं बोल रहा हूँ, तो इसको याद रख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, दोनों में ही क्या है, इनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यूपी बिहार को हम एक साथ बोलते हैं और आंध्र प्रदेश तेलंगाना को एक साथ बोलते हैं, तो ये चारों आपको याद हो गए। इन चारों में क्या है, इन चारों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, और महाराष्ट्र, कर्नाटक इनमें भी है। तो टोटल मिलाकर के 6 ऐसे राज्य हैं जहां अभी वर्तमान में क्या है, विधान परिषद ऑलरेडी है। अगर यहाँ पर अगर हम देखें जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की जो मंत्रिमंडल है, इसने ये फैसला लिया है, इसकी एक बैठक हुई है, इसमें फैसला लिया गया है कि विधान परिषद पश्चिम बंगाल के अंदर विधान परिषद गठन करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में पहले थी विधान परिषद, 1969 में इसको समाप्त कर दिया गया था। 1969 में इस विधान परिषद को समाप्त किया गया था, पहले थी, लेकिन अब फिर से इसकी ज़रूरत अगर लग रही है पश्चिम बंगाल को, तो इसलिए ऐसा ये प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है ये 7वां राज्य बन जाएगा, 7th स्टेट बन जाएगा पश्चिम बंगाल, जब इसमें ये इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ठीक है, इससे पहले अगर जम्मू कश्मीर को देखें, जम्मू कश्मीर जब राज्य था, जम्मू कश्मीर जब तक राज्य का दर्जा इसके पास था, तब तक इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। जब से इसको यूटीज़ में बाइफरकेट किया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें अब नहीं है। ठीक है, ये भी आप याद सकते हैं, पहले 7 ही हुआ करते थे जब तक जम्मू कश्मीर राज्य था। ठीक, अब ये 7 हो जाएंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर ये बन जाएगी तो लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये फ़र्क समझ में आ गया क्वेश्चंस का। अगला देखिए, 29 जून 2021 को आईसीसी ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के आयोजन के संदर्भ में ये घोषणा की। आईसीसी द्वारा की गई घोषणाओं के संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है? इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, ये वरना 1 से 1.5 घंटे का हो जाएगा, तो इसलिए आधे घंटे का यहाँ करते हैं इसमें, क्योंकि अभी कम से कम 60 के ऊपर क्वेश्चंस तो वैसे हैं आपको जो सामने से दिखाई देंगे, लेकिन एडिशनल जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ वो भी लगभग उतने ही होंगे। अच्छा प्रश्न है, ये आ सकता है, जो आईसीसी की जो पुरुष T20 विश्व कप है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है, आईसीसी इसको बोलते हैं, इसने भारत में जो कोविड-19 की स्थिति की वजह से आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में किया जाएगा। ये बात सही है, ये ठीक है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। और इसकी जो मेज़बानी है वो BCCI करेगा, इसमें बोला है नहीं करेगा, तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं हुआ? तो यही वाला सत्य नहीं, क्योंकि BCCI तो इसका आयोजन ही करेगा, है ना। तो T20 विश्व कप 17 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 के मध्य में आयोजित होगा, ये बात भी सही है। और मैचों का आयोजन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, शेख जायद स्टेडियम और अबू धाबी शारजा स्टेडियम, ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में खेला जाएगा, ये बातें भी सही हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही हुए आपके। नेक्स्ट देखेंगे, एक क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पीछे पूछा था, 9 जून 2021 को अधिसूचित असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? मैंने पूछा था कि असम में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं वर्तमान में, तो ये सवाल ही आ गया है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कितने हैं असम के अंदर कुल राष्ट्रीय उद्यान, और इसका एक्सप्लेनेशन और इसका आंसर हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत सारी जानकारी ऐसी हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और करिए नेक्स्ट वीडियो की तैयारी दोपहर 3 बजे।